सप्तमी कक्षा में सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, जिसके प्रथम अध्याय में हमने समानता के बारे में पिछले कुछ कालांशों में जाना था। आज हम इसी पुस्तक के दूसरे अध्याय स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका के बारे में जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं। स्वास्थ्य के संबंध में एक सरकार की क्या भूमिका रहती है, सरकार कौन कौन से कार्य लोगों के स्वास्थ्य के लिए करती है। लोकतंत्र में लोगों की अपेक्षा रहती है कि सरकार उनके कल्याण के लिए कार्य करे। यानी जब लोकतंत्र है, यानी जनता का जनता के लिए, जनता के द्वारा, तो उसमें सरकार जनता के लिए क्या करती है, लोगों के लिए क्या करती है और उनका कल्याण किस किस प्रकार के कार्यों को करने से संभव हो सकता है। तो यह कल्याणकारी कार्य शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार प्रदान करने, गृह निर्माण, सड़कों के विकास तथा बिजली आदि उपलब्ध कराने के माध्यम से हो सकता है। यानी ये अगर लोक कल्याण के कार्य सरकार करे, एक लोकतांत्रिक सरकार करे, तो जनता का भला हो सकता है। और इस पाठ में हम स्वास्थ्य के अर्थ और उससे संबंधित समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और इसके कुछ उपशीर्षकों के माध्यम से हमें पता लगेगा कि सरकार स्वास्थ्य संबंधी क्या क्या कार्य करती है, देश में स्वास्थ्य संबंधी क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध है और किस किस प्रकार से लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाता है। स्वास्थ्य क्या है? स्वास्थ्य के बारे में हम अनेक प्रकार से सोच सकते हैं। स्वास्थ्य का अर्थ है हमारा बीमारियों और चोट आदि से मुक्त रहना। यानी हम स्वास्थ्य का मतलब है स्वस्थ हम कैसे रखते हैं कि हमें कोई बीमारी नहीं हो, कोई प्रकार की चोट नहीं लगे। लेकिन स्वास्थ्य केवल बीमारियों से संबंधित नहीं है। उपयुक्त कोलाज जो दिखाई दे रहा है, उस कोलाज में कुछ ऐसे बिंदु दे रखे हैं जिसकी वजह से स्वास्थ्य कई कारणों से हमारा खराब हो सकता है। कुछ स्थितियों को स्वास्थ्य से देखकर जोड़कर देखते हैं, प्राय हम ध्यान नहीं देते हैं कि उपयुक्त हर स्थिति का संबंध स्वास्थ्य से है। बीमारी के अलावा हमारे उन कारणों पर भी विचार करना आवश्यक है जो हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं। उदाहरण के लिए, यदि लोगों को पीने के लिए स्वच्छ पानी और प्रदूषण मुक्त वातावरण मिले तो वे सामान्यतः स्वस्थ रहेंगे। यानी अगर पीने के लिए स्वच्छ पानी मिलेगा और आसपास का वातावरण एकदम प्रदूषण मुक्त होगा, स्वच्छ वातावरण होगा, तो वे सामान्यतः स्वस्थ रहेंगे। दूसरी ओर, यदि लोगों को भरपेट भोजन न मिले अथवा उन्हें घुटन भरी अवस्था में रहना पड़े तो उनके बीमार पड़ने की संभावना अधिक है। तो यानी कि स्वास्थ्य की जो चर्चा अपन ने की थी कि बीमारी और चोट, इसके अलावा कई ऐसे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से मनुष्य का स्वास्थ्य अच्छा भी रह सकता है और कुछ चीज़ें अगर पूरी नहीं हो तो उसकी वजह से स्वास्थ्य खराब भी हो सकता है। हम सब चाहते हैं कि हम जो भी कार्य करें चुस्ती और ऊंचे मनोबल के साथ करें। यानी कार्य करना है तो चुस्ती फुर्ती से, और मनोबल हमारा ऊंचा रहना चाहिए। सुस्त और अकर्मण्य रहना, यानी एक तो सुस्त रहना और काम के प्रति आलसी रहना, चिंताग्रस्त होना और लंबे समय तक डरे सहमे रहना स्वस्थ जीवन के लक्षण नहीं। अगर ये चीज़ें हमने अपना ली तो हम कभी भी स्वस्थ जीवन नहीं जी सकते। हम सबको तनाव मुक्त और प्रसन्न रहना चाहिए। हमारे जीवन के ये सभी पहलू स्वास्थ्य के हिस्से हैं कि हमारा स्वास्थ्य कैसे अच्छा रहे। तो उपयुक्त कारणों को नहीं करने से हम हमारे स्वास्थ्य को अच्छा बना सकते हैं, और जब स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो हम प्रत्येक प्रकार के कार्य को चुस्ती फुर्ती के साथ और मनोबल के साथ कर पाएंगे। तो हमें उपयुक्त बातों को जिनको नहीं करना है उनसे दूर रहना, और जो करने से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है उसे हमें करते रहना चाहिए। भारत में स्वास्थ्य सेवाएं, जैसा कि हेडिंग से स्पष्ट है, ये उपशीर्षक है जो हमने पाठ के शुरू में पढ़ा था कि इस अध्याय में कुछ उपशीर्षक आएंगे। तो भारत में स्वास्थ्य सेवाओं के कुछ पहलुओं का परीक्षण करने और यहाँ दी गई तालिका के प्रथम और द्वितीय स्तंभों में दिखाई गई स्थितियों की तुलना करते हैं। यानी एक तरफ तो इस स्तंभ में बाईं तरफ भारत में किस किस प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएँ किस स्तर तक उपलब्ध है, और दूसरी तरफ इतना होने के बावजूद भी क्या क्या समस्याएँ भारत में स्वास्थ्य संबंधी आती है, ये उपयुक्त कोलाज को पढ़ने पर स्पष्ट होता है कि संसार भर में सर्वाधिक चिकित्सा महाविद्यालय हैं और यहाँ अधिक डॉक्टर तैयार किए जाते हैं। हर वर्ष 15,000 डॉक्टर योग्यता प्राप्त करते हैं। यानी डॉक्टरों की कोई कमी नहीं, चिकित्सकों की कोई कमी नहीं। और दूसरे कोलाज में पहले बिंदु में आता है कि अधिकांश डॉक्टर शहरी क्षेत्रों में बसते हैं। ग्रामवासियों को डॉक्टर तक पहुँचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, वहाँ तक यानी डॉक्टर पहुँच नहीं पाते। ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या के मुकाबले डॉक्टरों की संख्या काफ़ी कम है। यानी यूँ कहा जाए कि शहरों में तो डॉक्टरों की सेवाएँ अधिक मिल जाती है और गाँव में मिल नहीं पाती है। यूँ कहा जाए कि डॉक्टर तो बहुत ज़्यादा है लेकिन गाँवों तक वो नहीं पहुँच पाते। दूसरा बिंदु, पिछले वर्षों में स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधाओं में काफ़ी वृद्धि हुई। सन 1950 में भारत में केवल 2,717 अस्पताल, 91 में 11,174 और सन 2000 में बढ़कर 18,218 हो गए।
यानी इतने अस्पताल बढ़ गए, फिर भी भारत में करीब 5 लाख लोग, दूसरे बिंदु को देखने पर पता लगता है कि प्रतिवर्ष तपेदिक टीबी से मर जाते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति से अब तक इस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। हर वर्ष मलेरिया के कारण 20 लाख मामलों की रिपोर्ट प्राप्त होती है। यह संख्या भी कम नहीं हो रही है। यानी अस्पताल भी बढ़ गए, डॉक्टर भी बढ़ गए, सब कुछ अच्छा हुआ, लेकिन फिर भी इस प्रकार की बीमारियों में कोई प्रकार का सुधार नहीं हो पाया। तीसरा बिंदु, भारत में विदेशों में बहुत बड़ी संख्या में इलाज कराने के लिए चिकित्सा पर्यटक आते हैं। वे उपचार के लिए भारत के कुछ ऐसे अस्पतालों में जाते हैं जिनकी तुलना संसार के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों में की जा सकती है। यानी इस बिंदु से हमें पता लगता है कि भारत में उत्तम प्रकार की कैसी सुविधाएं उपलब्ध है चिकित्सा की, तो बाहर से चिकित्सा पर्यटक तक आते हैं। और दूसरा, इसके सामने वाले बिंदु को चर्चा करें अपन, हम सबको पीने का स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। संचारणीय बीमारियां पानी के द्वारा एक से दूसरे को लगती है। इन बीमारियों में 21% जल जनित यानी पानी के द्वारा होती है, अर्थात यूँ कहें कि दूषित जल पीने से होती है, जैसे हैजा, पेट के कीड़े और हेपेटाइटिस। चौथा बिंदु, भारत विश्व का दवाई निर्मित करने वाला चौथा बड़ा देश है और यहाँ से भारी मात्रा में दवाइयों का निर्यात होता है। यानी इतनी बड़ी दवाइयों का निर्यात होता है इतनी बड़ी मात्रा में, और उसके बाद भारत के सामने वाले की बिंदु की चर्चा करने में पता लगेगा कि भारत के समस्त बच्चों में आधों को खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं मिलता और वे अल्प पोषण का शिकार रहते हैं। यानी इतनी दवाइयाँ बनती है, निर्यात हो रहा है, और एक तरफ देखा जाए तो भारत में आधे बच्चों को खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं मिलता और वे अल्प पोषण के शिकार रहते हैं। बीमारियों से बचाव और उनके उपचार के लिए हमें उचित स्वास्थ्य सेवाएं, यानी बीमारियां और उसके उपचार के लिए हमें उचित स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए, जैसे स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल, परीक्षणों के लिए प्रयोगशालाएं, एम्बुलेंस की सुविधा, ब्लड बैंक आदि, जो मरीजों को आवश्यक सेवा और देखभाल उपलब्ध करा सके। यानी हमें बीमारियों से बचना और उनका उपचार करना है, तो इस प्रकार की ये सेवाएं हमें चाहिए, जिनकी चर्चा अभी अपन ने की। ऐसी सुविधाओं की व्यवस्था, अब सेवाएं तो हो गई, मान ली व्यवस्थाएं की गई, लेकिन चलाने के लिए हमें स्वास्थ्य सेवकों, नर्सों, योग्य डॉक्टरों और अन्य विशेषज्ञों की ज़रूरत है, जो ठीक प्रकार परामर्श दे सके, रोग की ठीक प्रकार पहचान कर सके और पहचान करके उस रोग का इलाज कर सके। मरीजों के इलाज के लिए हमें आवश्यक दवाइयाँ व उपकरण भी चाहिए। जब हम बीमार होते हैं तो अपने इलाज के लिए हमें इन सुविधाओं की ज़रूरत पड़ती है। तो इस प्रकार के इस पैराग्राफ में हमने अध्ययन किया कि बीमारियों से बचाव और उपचार के लिए क्या क्या चाहिए, और जब ये हो जाएगी तो उसको चलाने के लिए किन किन की आवश्यकता होती है, और उसके बाद इन इलाज के लिए हमें इन सुविधाओं की अगर समय पर आवश्यकता हुई और नहीं मिले तो उसके अभाव में हमारे स्वास्थ्य पर उसका दुष्प्रभाव पड़ सकता है। भारत में बड़ी संख्या में डॉक्टर, दवाखाने और अस्पताल है, जैसा कि हमने अभी एक शीर्षक वाले कॉलम में पढ़ा था, पहले कॉलम में, उसके बाएं भाग वाले में। देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को चलाने के लिए पर्याप्त अनुभव और ज्ञान भी उपलब्ध है। यानी बड़ी मात्रा में न केवल अस्पताल बल्कि बहुत बड़ी योग्यता वाले डॉक्टर भी उपलब्ध हैं। ये ऐसे चिकित्सालय और स्वास्थ्य केंद्र हैं जिन्हें सरकार चलाती है। यानी यूँ कहा जाए कि सरकारी बड़े अस्पताल हैं। सरकार अपनी जनसंख्या के एक बड़े भाग की देखभाल करने में समर्थ है, जो सैकड़ों और हजारों गाँवों में फैली हुई है। यानी गाँव में भी है, और गाँव में जैसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, बड़े कस्बों में थोड़े बड़े अस्पताल है, और शहरों में तो बड़े स्तर के हर प्रकार की सुविधा युक्त अस्पताल मौजूद है। इस विषय पर हम बाद में अधिक विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही चिकित्सा विज्ञान में बहुत असाधारण प्रगति हुई, नित्य नए आविष्कार होते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में, जिसके चलते देश में इलाज की नई तकनीकें और विधियां उपलब्ध हैं। ये आए दिन हर प्रकार के रोग के नए नए उपचार बनते हैं और नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई प्रौद्योगिकी अपना करके इस प्रकार की बीमारियों को कैसे ठीक किया जाए, उनको जड़ से कैसे मिटाया जाए, और कुछ ऐसी बीमारियां जो स्वास्थ्य संबंधी रहती है वह हमेशा के लिए समाप्त कर दी जाए। फिर भी दूसरा स्तंभ दिखाता है कि हमारे देश में स्वास्थ्य की स्थिति कितनी खराब है। उपयुक्त सकारात्मक विकास के बाद हम जनता को उचित स्वास्थ्य सेवाएं देने में असमर्थ है। यानी सब प्रकार की हमारे पास सुविधाएं, डॉक्टर्स है, अस्पताल है, दवाइयाँ हम पर्याप्त मात्रा में निर्मित कर लेते हैं, उसके बावजूद भी हम स्वास्थ्य सेवाएं देने में असमर्थ हैं। यह विरोधाभासजनक स्थिति, यानी विरोधाभास पैदा करता है, क्योंकि दोनों कोलाज को पढ़ने पर हमें पता लगेगा कि एक कोलाज में तो भारत की सुदृढ़ स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी और दूसरे कोलाज में इतना होने के बावजूद भी इस प्रकार की कमियां रह रही है, अर्थात लोगों के स्वास्थ्य
उचित प्रकार से देखभाल उनकी नहीं हो पाती है या वे स्वास्थ्य संबंधी कई प्रकार की बीमारियों से ग्रसित रहते हैं। फिर भी दूसरा स्तंभ दिखाता है कि हमारे देश में स्वास्थ्य कितनी खराब है। स्वास्थ्य की स्थिति उपयुक्त सकारात्मक विकास के बाद भी हम जनता को उचित स्वास्थ्य सेवाएं देने में असमर्थ हैं। हमारे देश के पास पैसा है, ज्ञान है, अनुभवी व्यक्ति है, फिर भी हम सबको आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं देने में असमर्थ हैं। इस अध्याय में आगे और कुछ कारण आएंगे जिसमें निजी और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं आएगी, उसकी चर्चा हम अगले कालांश में करेंगे।